हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, हाल ही में तुर्की भारत विरोधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष तौर पे संलिप्त होता नजर आया है। विशेष तौर पे भारत और पाकिस्तान का जब संघर्ष चला 9-10 मई को, तो उस संघर्ष में भी तुर्की प्रत्यक्ष तौर पे भागीदारी करता नजर आया पाकिस्तान की तरफ से। यहां तक कि तुर्की समर्थित हथियार भी हमें सबूत के तौर पे देखने को मिले। और इसी के प्रत्युत्तर में भारत की तरफ से बाइकॉट तुर्की अभियान चला। भारत ने भी काफी बैन लगाए हैं तुर्की पे, जिनकी बात हम आगे करेंगे। इसके संदर्भ में तुर्की और ज्यादा भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है, जिसका एक सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि तुर्की समर्थित एक समूह है। उस समूह के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इस समूह ने भारत के कुछ हिस्सों को और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिला के बेसिकली ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप जारी किया है। यहाँ पे हम मैप को दर्शाने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हिस्से इस ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल किए जाने का दुस्साहस किया है तुर्की समर्थित इस NGO ने। ठीक है, और साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से परिदृश्य हैं जिनके चलते बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों के जो समर्थित समूह हैं वो पनप रहे हैं, उनको समर्थन दिया जा रहा है, उनको वित्तीय सहायता दी जा रही है, और इन सब के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या क्या दुष्परिणाम पड़ सकते हैं और भारत भी इस संदर्भ में क्या कर रहा है। तो चलिए फटाफट परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, ढाका में तुर्की समर्थित NGO है, इस्लामी समूह है। इसने कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश के मानचित्र प्रदर्शित किए, जिसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई भारतीय राज्यों को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस संगठन का नाम है सल्तनत ए बंगला। ठीक है, इस संगठन ने ग्रेटर बांग्लादेश का विवादास्पद नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ साथ म्यांमार का जो अराकान वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी इस ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, ये एक साइकोलॉजिकल मुद्दा है बांग्लादेश के लोगों को बरगलाने का कि भारत के इन क्षेत्रों तक बांग्लादेश का विस्तार है, ताकि धीरे धीरे अशांति उत्पन्न की जा सके या भारत विरोधी जो समूह है उनको प्रोत्साहित किया जा सके बांग्लादेश के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये मानचित्र कथित तौर पर ढाका विश्वविद्यालय के हॉलों में प्रदर्शित किया गया, जो युवाओं और छात्रों का बड़ा समूह है, ताकि युवाओं को, छात्रों को बरगलाया जा सके भारत के खिलाफ। इसके साथ ही यदि आप बांग्लादेश का रुख देखेंगे, शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा भारत के हितार्थी नहीं मानी जाती है। मोहम्मद यूनुस की चाइना की यात्रा हुई थी इसी वर्ष मार्च में, और उन्होंने चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने का आह्वान किया था, तथा एक विवादास्पद जो मुद्दा था वो इन्होंने उठाया था कि भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो चारों तरफ से स्थल रुद्ध हैं, जो एक अवसर साबित हो सकता है चाइना के लिए। इसके साथ ही यूनुस, इन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और यात्रा के दौरान बीजिंग के साथ 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट दिया था मोहम्मद यूनुस ने कि भारत के 7 राज्य, भारत का जो पूर्वी भाग है, 7 बहनें कहलाते हैं, वे भारत का एक भू आबद्ध क्षेत्र है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये चाइना के लिए एक अवसर हो सकता है। इस तरीके के विवादास्पद बयान का हमारे विदेश मंत्री ने बड़े स्तर पे खंडन किया था। ध्यान रखिएगा, अब यदि मैंने जैसा कि कक्षा की शुरुआत में बताया कि जो तुर्की है उसको पाकिस्तान को हथियारों से समर्थन देने की कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत के खिलाफ खुलकर आने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसी के संदर्भ में भारत ने सुरक्षा से लेकर विमानन, शिक्षा, व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में संबंध भारत खत्म कर रहा है। बाइकॉट तुर्की अभियान भारत के लोगों द्वारा बड़े स्तर पे चलाया जा रहा है, और इस बार तुर्की का, तो इसके प्रत्युत्तर में तुर्की बांग्लादेश से हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने को तैयार
नजर आ रहा है इस संगठन के माध्यम से, जैसा कि ग्रेटर बांग्लादेश के मैप के माध्यम से हमें देखने को मिला। ध्यान रखिएगा, यदि हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश तुर्की में अचानक से सक्रिय हो गया है और तुर्की समर्थित जो ये संगठन है इस्लामिक विचारधारा की लगातार प्रचार कर रहा है। सल्तनत ए बंगला नामक संगठन मध्ययुगीन जो बंगाल सल्तनत की ऐतिहासिक विरासत थी उसकी बात कर रहा है वर्तमान संदर्भ में, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के सरासर खिलाफ है। यदि हम सल्तनत ए बंगला को बांग्लादेश की सपोर्ट की बात करें तो ये जो सल्तनत ए बंगला संगठन है इसको बांग्लादेश में बड़े स्तर पे वित्तीय सहायता मिल रही है। सबसे पहले तो बंगाल सल्तनत से इसका नाम लिया गया है, और ये बंगाल सल्तनत क्या है, इसे यदि ऐतिहासिक परिदृश्य से समझने का प्रयास किया जाए, जो एक स्वतंत्र मुस्लिम शासित राज्य था, 1352 और 1538 के बीच अस्तित्व में था। वर्तमान पूर्वी भारत बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को कवर करता था। इस संगठन का नाम ही इस भू राजनीतिक आकांक्षाओं की प्रतीकात्मक घोषणा माना जा रहा है। जैसा कि इस संगठन का आप नाम देखोगे, सल्तनत ए बंगला, जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए एक खतरा है, निश्चित तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो अंतरिम बांग्लादेशी सरकार है, इस संगठन के साथ कनेक्शन का खुलासा भी सामने आया है। जो मंत्री हैं या जो अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके इस संगठन से अच्छे खासे संबंध होने के प्रमाण मिले हैं। वित्तीय मदद भी बांग्लादेश से की जा रही है इस संगठन को, जो खुलेआम दिख रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों को प्रमोट करने वाले संगठनों को प्रश्रय दे रहा है शेख हसीना के बाद से। ध्यान रखिएगा, एक वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी अंतरिम प्रशासन के इतने करीबी व्यक्तियों की संलिप्तता मौन सरकारी समर्थन या कम से कम जानबूझकर की गई अनदेखी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है। इसकी वैचारिक जड़ें, संचालन पद्धतियां पहले से प्रतिबंधित इस्लामी संगठनों के समान है, और इस तरीके के इस्लामी संगठन हमें बांग्लादेश में पहले की गवर्नमेंट्स में भी दिखाई देते रहे हैं, जो लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे हैं। लेकिन शेख हसीना के समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खासा सुधार हमें देखने को मिला, लेकिन शेख हसीना के बाद फिर से मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो समर्थन कर रही है इस तरीके के कट्टरपंथी ताकतों का। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनुस की सरकार में बांग्लादेश में जो प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन है वो फिर से उभर आए हैं। कानूनी प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं बंगाल की, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही है। विश्व स्तर पर जो प्रतिबंधित समूह हैं, विशेष तौर पे ढाका जैसे शहरी केंद्रों में स्वतंत्र तौर पे उनको कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। तो इस तरीके के संगठन अभी बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा है। भारत के लिए चिंता का कारण तो है ही, लेकिन स्वयं बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ी चिंता का कारण बनेंगे निश्चित तौर पे आने वाले समय में, क्योंकि इस तरीके की जो कट्टरपंथी ताकतें होती हैं वो किसी भी देश की सगी नहीं होती हैं, और इसका परिणाम पाकिस्तान स्वयं भुगत रहा है इस तरीके के संगठनों को प्रश्रय देकर। ध्यान रखिएगा, सल्तनत ए बंगला का जो उदय है वो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि दक्षिण एशिया में जो लोकतांत्रिक संरचनाएं हैं उनके खिलाफ छेड़ी जा रही एक गहरी विचारधारात्मक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। मध्ययुगीन सल्तनत का प्रतीकात्मक पुनरुत्थान एक संयोग नहीं है, यह विस्तारवाद में निहित इस्लामी राजनीति को पुनर्जीवित करने का एक खाका है, यानी संघर्ष को बढ़ाने का। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब के खालिस्तान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, संघर्ष है, भारत की राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता, अखंडता के लिए एक चुनौती है, उसी तरीके से यदि अभी इस तरीके की विचारधाराओं पे लगाम नहीं लगाई गई तो इस तरीके के जो संगठन है वो आने वाले समय में संघर्ष पैदा कर सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। विशेष तौर पे युवाओं को बरगलाने में इस तरीके के संगठन नकारात्मक भूमिका बड़े स्तर पे निभा सकते हैं, और इसी के मद्देनजर भारत भी कड़े कदम उठा रहा है। विशेष तौर पे यदि मैं कल की वीडियो में डिटेल से चर्चा करूंगी, भारत ने व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं बांग्लादेश के ऊपर। विशेष तौर पे जो बांग्लादेश निर्यात करता था स्थल रुद्ध
क्षेत्रों से वो बिल्कुल बैन कर दिए हैं। अब बांग्लादेश केवल 2 जो समुद्री बंदरगाह हैं वहां से ही निर्यात करने की अनुमति अब बांग्लादेश को दी गई है। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम कल की वीडियो में देखेंगे विस्तार से। ये था पूरा का पूरा मुद्दा। इसके साथ ही एक छोटा सा मुद्दा और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था एक पहलगांव अटैक के बाद। ध्यान रखिएगा कि यदि पाकिस्तान और भारत का संघर्ष छिड़ता है तो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ संघर्ष छेड़ देना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश की जो सरकार है उन्होंने इस बयान से किनारा किया था, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं, भारत विरोधी संगठनों को जो वित्तीय समर्थन है वो निश्चित तौर पे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ है और भारत को सख्त से सख्त कदम इसके संदर्भ में उठाने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत होने जा रही है 21। देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ ये बैच फिलहाल आपको 31,299 का मिल जाएगा। PT मेंस इंटरव्यू हर स्तर की तैयारी इसमें इंक्लूड है। यदि आप PT पास करते हैं आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें इंक्लूड है। हर महीने टेस्ट होगा। विजेता को 11,000 का कैश प्राइज। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की पूरी प्रिपरेशन हमारी जिम्मेदारी। फटाफट जाएं, एडमिशन लें, अपनी तैयारी को सही आकार दें। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दही अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। आशा करती हूँ ये परिचर्चा समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।